जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और आज से हम लोग सोशियोलॉजी एज साइंस जो कि हमारा सेकेंड यूनिट है वो डिस्कस करेंगे। आज हम उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी। तो नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी जानने से पहले आपको जानना है कि पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी क्या है। जो पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। अभी ब्रीफली समझ लीजिए पॉजिटिविस्ट क्या है। ये लोग ये मानते हैं कि जो सोसाइटी का जो लॉज है वो नेचुरल साइंस के लॉज पे के साथ कोरिलेट करती है। जिन लॉज पे नेचुरल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस चलती है उन्हीं लॉज पे हमारी सोसाइटियल साइंस चलती है। पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जब एनलाइटमेंट स्कॉलर्स आए थे तो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए एक तरफ कंजर्वेटिव स्कॉलर्स भी आए थे। तो उन दोनों के क्लैशेस में ही हमारी सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जो है वो इमर्ज होके आई थी। इस चैप्टर में इन केस ऑफ एनलाइटमेंट एंड कंजर्वेटिव स्कॉलर्स यहाँ पे है पॉजिटिविस्टिक एंड नॉन पॉजिटिविस्टिक स्कॉलर्स। पॉजिटिविस्टिक स्कॉलर्स जो है उनका ये मानना है कि जो सोसाइटियल लॉज है वो नेचुरल लॉज से कोरिलेट करती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो नॉन पॉजिटिविस्टिक एस्पेक्ट्स है वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो सोसाइटियल लॉज है वो ह्यूमन बिहेवियर द्वारा गवर्न करती है, जो कि फ्री विल पे डिपेंड करता है, जो कि वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं। सो यू कैन नॉट कंपेयर द नेचुरल लॉज जो कि लाइफलेस चीज़ें हैं उनके साथ आप ह्यूमन बिहेवियर को कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते हो। सोसाइटी अलग तरह से फंक्शन करती है। जो नेचुरल लॉज है वो सोसाइटल नॉर्म्स पे नहीं लागू होते हैं, ऐसा नॉन पॉजिटिविस्टिक का मानना है। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, इज नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी साइंटिफिक? एक्सप्लेन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी साइंटिफिक है, और अगर है तो एक्सप्लेन करो, नहीं है तो भी एक्सप्लेन करो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। As early as 19th century, positivistic and naturalist approach to study social life was questioned by scientists like William Dilthey, who argued that the natural world differs from the social world because of unique aspects of human society such as meaning, symbols, rules, norms, values. तो जब पॉजिटिविस्ट ने अपनी पोस्टुलेट्स दिए थे तब कुछ जो नॉन पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्रिटिसाइज किया था, जिनमें से एक नाम था विलियम डिटली। उन्होंने बोला था कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो सोशल वर्ल्ड से डिफरेंट है। ये नेचुरल वर्ल्ड है, ये सोशल वर्ल्ड है, ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि सोशल वर्ल्ड जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय human society which is governed by free will, which is governed by human behavior और which is governed by generation time, जो हालातों के साथ साथ बदलती रहती है। सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल में मैं देखती हूँ, मेरी नानी के टाइम पे जो चीज़ें चलती आ रही थी वो आज के ज़माने पे नहीं लागू होगी। मेरी नानी के ज़माने पे अगर हम लोग इधर से उधर जाना होता था तो चल के जाते थे, लेकिन अभी जो है इतना ज़्यादा एडवांस स्टेज हो गया है, इसको जनरेशन गैप कहो या कुछ भी कहो, तो अभी हम लोग को चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ कार, हमारे पास अपनी खुद की कार है, व्हीकल्स है, समथिंग लाइक दैट। और अगर और पीछे चले तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको फ्यूचर फॉर्च्यून टेलिंग करना होता था या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता था तो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते थे, अपने ब्रेन से दूसरे के ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते थे। अब वही काम जो है वो मैसेज करती है, फ़ोन आ गया है। तो जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है वैसे वैसे सोसाइटी भी चेंज होती है। तो इसीलिए सोसाइटियल लॉज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द नेचुरल लॉज, ऐसा इन साइंटिस्ट का मानना था। इस व्यूज़ को एक थियरी का फॉर्म दिया था मैक्स वेबर ने, और इसीलिए मैक्स वेबर को फाउंडर ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट बोला जाता है। ही वॉज द मेन लीडर जिन्होंने ये स्टैंड लिया था कि नहीं, नेचुरल लॉज कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद द सोसाइटियल लॉज, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। सोशल एक्शन अप्रोच बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपना एक सोशल एक्शन अप्रोच जो है वो निकाला था। ही वॉज
वेरी उनकी ये जो थियोरी थी इट गेट्स वेरी पॉपुलर, और उन्होंने ये पूरा थियराइज किया था, रिसर्च किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था कि सोशल नॉर्म्स किन प्रिंसिपल्स पे चलती है, और सोशल नॉर्म्स को आप नेचुरल लॉज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. मैक्स वेबर वॉज द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट टू एडवोकेट ए सोशल एक्शन अप्रोच. तो ऑफिशियल टर्म्स पे मैक्स वेबर जो थे उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने स्टैंड लिया था ये जो पॉजिटिविस्ट है उनके अगेंस्ट. In contemporary sociology, there are two main varieties of this type of sociology. They are symbolic interactionism and ethnomethodology. एक और वैरायटी है दैट इज फिनोमिनोलॉजी, बट वर्ड लिमिट इतना नहीं रहेगा, सो दो अगर आप एक्सप्लेन करोगे इट वुड बी मोर देन इनफ. तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए सोशल एक्शन थियरी में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट वाज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड सेकंड वाज एथनोमेथोलॉजी, थर्ड वाज फिनोमेनोलॉजी. तो हम उनमें से दो पार्ट्स को देखेंगे, दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड एथनोमेथोलॉजी. Social action approach or non-positivistic theories argue that the subject matter of social and natural sciences is fundamentally different. यहाँ पे सोशल एक्शन थियरी मतलब नॉन पॉजिटिविस्टिक थियरी, जिसका एक और नाम है नॉन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच. सोशल एक्शन थियरी भी बोला जा सकता है. इज सोशल एक्शन थियरी साइंटिफिक इंस्टेड ऑफ नॉन पॉजिटिविस्टिक, यू कैन बी आस्क्ड दैट इज सोशल एक्शन थियरी साइंटिफिक. तो दोनों सेम ही है. तो सोशल एक्शन थियरी और नॉन पॉजिटिविस्टिक थियरी जो है वो ये बताता है, उसका मेन आर्गुमेंट ये है कि जो नेचुरल साइंस है वो सोशल साइंस से कम्प्लीटली डिफरेंट है. दे आर नॉट सिमिलर. There are several approaches in social sciences that are opposing to the positivistic view. और अपनी इस थियोरी को प्रूव करने के लिए मैक्स वेबर ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, बहुत सारे सब पार्ट्स दिखाए थे, जिनमें से कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी. As a result, the methods and assumptions of the natural science are inappropriate to the study of men. The natural science deal with matter, and to understand and explain the behavior of matter, it is sufficient to observe it from outside. Natural science basically क्या है कि it deals with matter. मैटर की फीलिंग्स नहीं होती है. ओके, मैटर का कितना जितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अभी तो पांचवा स्टेट आ गया. तो जो मैटर्स होती है उसकी फीलिंग्स नहीं होती है. और मैटर को अगर आप मान लीजिए सॉलिड लेते हैं हम, कुछ सॉलिड का जो एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप बाहर से देखोगे तो जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर से होगा ना. उसकी कोई फीलिंग नहीं है कि बाहर कुछ और दिखा रहा है अंदर कुछ और होगा, ऐसा नहीं है. मैटर को आप जैसे ऑब्जर्व करोगे वो वैसा ही होगा. लेकिन सोशल मतलब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अलग होता है. ज़रूरी नहीं है कि इंसान जैसा दिखता है. अगर मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, फिर भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं हंस के ही जाऊँगी. ऐसे रोने धोनी शक्ल वाली लेके तो नहीं जाऊँगी ना. तो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोसाइटियल साइंस. जो नेचुरल साइंस है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ मैटर, इट डजंट हैज फीलिंग्स. ऑन द कॉन्ट्ररी जो सोशल साइंस है वो ह्यूमन बिहेवियर द्वारा किया जाता है, जो कि मास्क कर सकते हैं हम. मैं अपने घर पे जितना ही अपसेट रहूँ, लेकिन अपने ऑफिस में मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ, मतलब नॉर्मलाइज दिखाना पड़ेगा. आई कैन नॉट टेक माई रियल फेस इन माई वर्क प्लेस वेयर आई वर्क. तो ह्यूमंस में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी इमोशंस को मास्क कर सके, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है. Atoms and molecules do not have consciousness and they do not have meanings and purposes which direct their behavior. जैसे कि मैंने कहा जो मैटर है they are composed of atoms and molecules. जो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उनमें बिहेवियर नहीं है, उनको मूड स्विंग्स नहीं होते हैं. कॉन्ट्रेरी टू दैट ह्यूमंस में होते हैं सारे कुछ. ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस होती है, हमें दर्द होता है, हमें पेन होता है, हमें सब कुछ होता है. Unlike matter, humans have consciousness, thoughts, feelings, emotions and an awareness of being.
तो ह्यूमंस में ये फीलिंग्स होती है जो ह्यूमंस को ह्यूमन बीइंग बनाती है, इंसान इंसान बनाती है, वरना हमें और मशीनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। हम जज कर सकते हैं, हम इमोशनल है, हमें डर लगता है, हमें हर तरह की फीलिंग्स महसूस होती है, इसी वजह से हम इंसान हैं, वरना हम में और मशीनों में क्या फ़र्क होगा। Because of this, human actions are meaningful, and as a result, they do not merely react to external stimuli, they do not simply behave, they act. तो ह्यूमन एक्शंस जो है, ह्यूमन एक्शंस मीनिंगफुल होता है। अगर मैं कुछ भी एक्शन करती हूँ, आई विल नॉट डू इन रिस्पॉन्स ऑफ ए रिएक्शन। आई विल डू, मैं जो भी करूँगी उसमें एक मीनिंग छुपा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक रोबोटिक कार है, रोबोट है, और यहाँ पे एक मतलब रोबोटिक कार है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, रोबोटिक कार है, और यहाँ पे वो ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे उसके सामने एक बच्चा आया हुआ है और यहाँ पे एक बोल्डर है। तो ये रोबोट को नहीं समझ में आएगा कि बोल्डर को टक्कर मारे कि बच्चे को टक्कर मारे, ठीक है। तो किसको बचाए, क्योंकि रोबोट में फीलिंग नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ह्यूमन में ये जज करने की फीलिंग है कि इसमें लाइफ है, ये अगर नुकसान पहुंच भी गया, जो बोल्डर है इसको गिरा भी दिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग है, अगर उसकी लाइफ चली गई तो बहुत फ़र्क होगा। ये फ़र्क है इंसानों में और मैटर्स में। Humans do not behave, they do not react to the stimulus, they act. यहाँ पे जो अपनी कार का एग्जाम्पल दिया है, रोबोटिक कार, दे डू नॉट रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली। यहाँ पे कार को जाना है इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से किसी को टक्कर लगाना है, तो दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक कि किधर टक्कर मारे। वो इसको मारेगा तो उसमें कोई फीलिंग नहीं आएगी, वो बच्चे को भी मार सकता है। लेकिन ह्यूमंस में कैपेबिलिटी है टू थिंक एंड टू एक्ट, कि बच्चे को मारेंगे तो जान चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो ये बस बेजान चीज़ है, इसको खतरा कुछ भी नहीं होगा। For example, the response of early humans to fire caused by volcanoes or spontaneous combustion. ये जो देखिए यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमंस थे, जब उन्होंने पहली बार फायर को देखा, ठीक है, जब वॉल्केनो से उन्होंने फायर को देखा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों मतलब इंटरप्रेट किया कि फ़ायर क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने उसको वर्शिप किया, कुछ लोगों ने फ़ायर को इस्तेमाल किया एज अ कुकिंग टूल, कुछ लोगों ने अपनी डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया। तो बेस्ड ऑन देयर नीड्स उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता है कि क्या ज़रूरत है उनको, मतलब दे डू नॉट बिहेव इन अ साइमल्टेनियस वे, दे एक्ट। होमोसेपियंस एंड फायर, आप लोग की एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी में होमोसेपियंस एंड फायर, जब फायर पहली बार निकला था, जो होमोसेपियंस थे हमारे पूर्व पुरुष, उन्होंने जब फायर डिस्कवर किया था उस दौरान बहुत सारे ग्रुप्स ने बहुत सारा अलग अलग मीनिंग इंटरप्रेट किया था फायर का। किसी किसी ने फायर को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया था, किसी किसी ने वर्शिप किया था, किसी किसी ने हंट करने के लिए यूज़ किया था। तो डिफरेंट ग्रुप्स ने डिफरेंट पर्पज़ के लिए फायर को इस्तेमाल किया था। They did not simply react in a uniform manner to the experience of fire, they attached a range of meanings to it and this meanings directed their actions. जैसे कि मैंने कहा, different groups ने different meanings attach किया था फायर के साथ, और accordingly उन्हीं के हिसाब से उन्होंने एक्शन लिए थे। They define fire as a means of warmth and use it to ward off animals and as a means of transforming substances. कुछ लोगों ने फायर को गर्माहट के लिए यूज़ किया था, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, और कुछ लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब खाना बनाने के लिए या फिर हंट करने के लिए, जो उन्होंने जो फूड लेके आते थे उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या फिर जो औजार होते थे उसको ठार करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फायर का इस्तेमाल किया गया था। Humans just did not react to fire, did act upon it in terms of the meanings they gave to it. अब बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में। As the name suggests, interactionism is concerned with interactions which means action between individuals. तो यहाँ पे interactionism is derived from interact.
तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म मतलब इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अमंग द सिंबल। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। It begins from the assumption that action is meaningful to those who is involved in the action. ये आप देख रहे हो, एक कैंडल को एक लड़का और एक लड़की पकड़े हुए हैं। इसका बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। एक मीनिंग ये निकल सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक रोमांटिक डेट पे आए हुए हैं, या फिर कपल है रोमांटिक डेट पे आए हुए हैं। एक मीनिंग ये निकल गया। दूसरा मीनिंग ये निकल सकता है कि उनकी घर की लाइट चली गई है और उनको कैंडल लगाना पड़ रहा है। तीसरा मीनिंग ये हो सकता है कि वो लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं, जैसे हम लोग कैंडल मैजिक करते हैं, तो उसमें वो कैंडल मैजिक का रिचुअल कर रहे हैं जिसमें वो कैंडल जला रहे हैं। या फिर किसी को जो कॉन्डोलेंस में कैंडल जलाते हैं तो कॉन्डोलेंस में कैंडल जला रहे हैं। तो एक चीज़ का, एक एक्शन का हज़ारों मीनिंग्स निकल सकते हैं। ये कैंडल का ही मैंने 4-5 मीनिंग निकलवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सिंबल्स जो है वो इंटरैक्ट करती है। Picture a man and a woman in a room and the man lighting a candle. The action is open to a number of interpretations. The couple may require light because the fuse is blown out. ये सारे जो मैंने इंटरप्रिटेशंस जो है वो मैंने बताया आपको कि एक सिंबल बहुत सारे मीनिंग्स कन्वे करती है। ये जो मैन एंड वुमन है होल्डिंग ए कैंडल, ये बहुत सारे मीनिंग्स आपको बता सकती है। इस तरह से कोई भी सिंबल, कोई भी पिक्चर आपको किसी उसकी हजारों कहानी हो सकती है। मीनिंग्स आर नॉट फिक्स्ड इमोशंस, दे डिपेंड इन पार्ट ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन। ये मैं कह रही हूँ कि मीनिंग्स जो है वो फिक्स्ड इमोशंस नहीं है। यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म मतलब कि मीनिंग्स जो है वो किस तरह से इंटरैक्ट किया जा रहा है, उन मीनिंग्स को किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में इंटरैक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कैंडल वाला देखा कि कौन से माहौल में, किस सिचुएशन में वो कैंडल को हम लोग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको मीनिंग दिया जाता है। तो मीनिंग्स जो है वो एक मीनिंग किसी मतलब यूनिवर्सल नहीं होता, दे आर नॉट फिक्स, दे आर फ्लोटिंग। हजारों सिचुएशंस के लिए एक चीज़ अलग अलग मीनिंग्स हो सकती है। Meanings are also created, developed, modified and changed within the actual process of interaction. जो meanings है वो टाइम टू टाइम डेवलप किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा उसी तरह से उस चीज़ का इंटरेक्शन जो है या उस चीज़ का मीनिंग जो है वो बदल जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जो नया नया स्टूडेंट है अपना नोबिता, वो स्कूल आता है, स्कूल जाता है, आपको तो पता ही है कितना रोतरू है वो। तो स्कूल गया वो पहली बार एंड उसके बाद जियान जैसे कुछ बंदे उसको मिले एंड दे बुलेट हिम। तो देन ही सेड कि नहीं मेरे को स्कूल नहीं जाना है, दे आर बुलिंग मी, ही डोंट लाइक स्कूल। तो वो रोने लग गया था पहले दिन, ठीक है। फिर 2 दिन 3 दिन बाद वो मतलब जब जियान सुनियो सब लोग उसके दोस्त बन गए, आफ्टर 7 days ही स्टार्टेड लाइकिंग स्कूल। तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि मीनिंग्स बदलती रहती है एज पर इंटरेक्शन किस तरह से। नोबिता का इंटरेक्शन पहले वाले दिन जो जियान के साथ था, इट वाज नॉट गुड, और इसी वजह से नोबिता का जो रिलेशन था जियान वगैरह के साथ, इट वाज नॉट गुड। लेकिन धीरे धीरे ये मीनिंग जो था, इसका डेफिनेशन स्कूल का बदलने लगा। इट वाज नॉट फिक्स एंड धीरे धीरे वो पसंद करने लगा स्कूल को। एंड ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादा जाओगे तो आप पसंद करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि मीनिंग्स जो है वो इंसानियत मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होता है। इट केप्ट ऑन चेंजिंग, इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन बी चेंज विद टाइम। The student may come to perceive the teacher and fellow students as friendly and understanding and so changes his or her assessment of the situation. देखिए पहले दिन अगर नोबिता को उसकी मॉम ने पूछा कि बेटा स्कूल जाके कैसा लगा, देन ही विल डेफिनेटली से बकवास। लेकिन 7th डे पे जब उसकी दोस्ती होगी सबके साथ, तो अगेन उसकी मॉम ने पूछा कि स्कूल जाके कैसा लगा, देन हिज रिप्लाई वुड बी फैंटास्टिक।
तो ये है कि मीनिंग जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं एज पर द सिचुएशन. The way in which actor defines situation has important consequences. It represents the reality in terms of which they structure their actions. यहाँ पे अपने केस में एक्टर है नोबिता. जो नोबिता जिस तरह से सिचुएशन को डिफाइन करता है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे पहले दिन उसने स्कूल को बोला बकवास, जो 7th डे उसने स्कूल को डिफाइन किया फैंटास्टिक. तो एक्टर जिस तरह से मीनिंग्स को लेता है इट हैज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस. ये सब जिस तरह से लाइंस में लिखा है लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझे चीज़ों को कि मीनिंग्स जो है वो फिक्स नहीं होती. और उसके साथ साथ आप 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एक तो फायर वाला एग्जाम्पल, दूसरा कैंडल वाला एग्जाम्पल, तीसरा नोबिता वाला एग्जाम्पल. इसी के साथ साथ एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया था ये सोशल एक्शन थियोरी में ही. The action of the student in the above example will depend in part on his interpretation of the ways others see him. यहाँ पे जो स्टूडेंट है मतलब नोबिता, इस एग्जाम्पल में नोबिता जो है जो उसका एक्शन है इट विल डिपेंड ऑन हिज इंटरप्रिटेशन द वे अदर्स सी हिम और अदर्स ट्रीट हिम. यहाँ पे नोबिता का एक्शन या नोबिता का जवाब कि स्कूल बेटा कैसा था इट विल डिपेंड अपन हाउ ही इज बीइंग ट्रीटेड. पहले डे ही वॉज बुलीड, दैट्स वाई उसका रिएक्शन जो था इट वॉज नॉट गुड, ही सेड बकवास था. लेकिन 7th डे ही वॉज ट्रीटेड वेल, सो इसीलिए उसका रिएक्शन था कि गुड फैंटास्टिक था. तो एक्शन ऑफ द एक्टर विल बी डिपेंडेंट ऑन हिज सराउंडिंग्स और विल बी डिपेंड on the part of his interpretation he makes on his surrounding. For this reaction, for this reason, many interactionists place particular emphasis on the idea of the self. They suggest that individuals develop a self-concept, a picture of themselves which has an important influence on their actions. तो इसी वजह से बहुत सारे इंटरैक्शनिस्ट जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, डेवलपमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया ऑफ सेल्फ. सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये मी माई सेल्फ का एक एलैबोरेटिव है. जब आप लोग कार्ल मार्क्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो मीड है उन्होंने सेल्फ का कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया है, तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए ये देखिए कि जो इंटरैक्शनिस्ट है थे उन्होंने ये बताने के लिए कि जो मीनिंग्स है वो सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है और डिपेंड करता है उस एक्टर के इंटरप्रिटेशन पर. ये एक्टर ने किस तरह से इंटरप्रेट किया है उसके सराउंडिंग्स को, बेसिकली एक्टर पे ध्यान दिया जाता है और इसी वजह से सेल्फ का कॉन्सेप्ट बनाया गया है. They suggest that individuals develop a self-concept, a picture of themselves which has an important influence on their actions. जिस तरह से इंडिविजुअल अपनी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हाँ मुझे स्कूल अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो अपने एक्शंस को डिफाइन करते हैं. उसको स्कूल अच्छा लगा तभी वो जाएगा, स्कूल बकवास लगा वो नहीं जाएगा, एंजॉय नहीं करेगा. तो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया जाता है जिसके बेसिस पे वो अपने अगले एक्शंस जो है वो लेते हैं. From the above discussion, non-positivistic seem to have the following elements. ये समरी है नॉन पॉजिटिविस्टिक का जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी एक समरी, एक क्विक प्रीकैप है. तो स्टडी ऑफ सोसाइटी शुड बी कन्फाइंड टू अंडरस्टैंडिंग द इंटीग्रेटेड मीनिंग विच आर अंडरस्टूड बाय द एक्टर्स. तो सोसाइटी का जो स्टडी है इट शुड बी कन्फाइंड टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रल इंटेंडेड मीनिंग्स विच आर अंडरस्टूड बाय द एक्टर्स. जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट पे कि जो नेचुरल साइंस है दे डोंट हैव मीनिंग, ऑन द कॉन्ट्रेरी सोसाइटियल साइंस जो है दे हैव मीनिंग. चाहे आप कैंडल वाला एग्जाम्पल ले लो, चाहे फायर वाला एग्जाम्पल ले लो, सोसाइटियल साइंस जो होती है स्टडी ऑफ सोसाइटी दे आर कन्फाइंड टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड इट. कैंडल जला के अगर आप देखोगे तो उसके 1000 मीनिंग निकलते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड इट. Scientific methods similar to natural science cannot be used in sociology. In general, non-positivists favor the use of qualitative methods like comparative analysis, etc. Again यहाँ पे
आप सोसाइटी के जो लोग हैं, साइंटिफिक मेथड्स को आप कैसे टेस्टिफाई करते हो, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हो? लेबोरेटरी में आप केमिकल्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वही चीज़ आप ह्यूमंस के साथ कैसे कर सकते हो? सोसाइटी को लेबोरेटरी में घुसा के उसमें एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। साइंटिफिक मेथड्स जो है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव होता है। उसमें आपको, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उसमें आपको मिलेगा ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ये सब पूरे न्यूमरेटिव नंबर्स मिलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सोसाइटियल स्टडीज़ जो होती है, सोसाइटियल मेथड्स जो होती है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, जिसमें आपको सर्वेज मिलेगा, क्वेश्चनर मिलेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, जिसको कंपैरेटिव सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जो सोशियोलॉजी के साथ डील करते हैं। Unlike positivists, non-positivists denied the possibility of developing universal law of human societies. जो पॉजिटिविस्ट थे वो एक लॉ जो बना देते थे तो वो यूनिवर्सल हो जाता था, सदियों सदियों के लिए होता था, वो चेंज नहीं होता। कंपेयर टू दैट, पॉजिटिविस्ट का ये मानना था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कॉन्ट्रेरी टू दैट, सोसाइटियल लॉज यूनिवर्सल नहीं होते, वो वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए सोसाइटियल लॉज यूनिवर्सल नहीं हो सकते। 1000 साल पहले जो चल रहा था, जो प्रथाएं, ज़रूरी नहीं है कि अभी भी चलेगी। तो वक्त के साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेंज होता है, तो इसीलिए सोसाइटियल लॉज कैन नॉट बी सेड यूनिवर्सल। उसके बाद non-positivists consider understanding the subjects of a person as a task of social investigation. It admits that absolute objectivity is not possible. यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेटर चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो पॉजिटिविस्टिक्स जो हैं वो ये बोलते थे कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, पूरी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल भी गलती का एरर नहीं होगा, मतलब गलती का चांस नहीं होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे अपने जो नॉन पॉजिटिविस्टिक्स हैं वो बोलते हैं कि 100% ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हर स्टेज ऑफ रिसर्च में बायस्ड इन्फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट अगर सोशियोलॉजिस्ट कोई स्टडी चूज करते हैं उस पर भी उसका पर्सनल प्रेफरेंस होता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा ऑप्शनल अगर यूपीएससी है, यूपीएससी एग्ज़ाम है, तो मैं ऑप्शनल उस सब्जेक्ट में लूँगी जिसमें मेरी मास्टरी है। मैं अगर मैथमेटिक्स में ऑप्शनल लूँगी मेरी तो 10 जन्म में क्लियर नहीं होगा, तो क्योंकि मैथ्स मेरा वीक है। तो इस तरह से सोशोलॉजिकल रिसर्च भी है कि वो रिसर्चर्स उन्हीं टॉपिक को लेते हैं जिनमें उनको प्रेफरेंस है। तो पहले स्टेप पे ही बायस्ड होते हैं, उसके बाद एजुकेशन ट्रेनिंग में हर चीज़ में बायस्ड होता है। तो इसी वजह से पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी सोशोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी करेंगे। इसके बारे में भी डिटेल में लेटर वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है समरी, ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।